अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। शाइनिंग इंडिया एक ऐसा नारा जिस नारे के पीछे अगर देखें तो एक मकरूह चेहरा नजर आता है। ये वो नारा है जिस नारे के पीछे जो कुछ होता रहा, जो कुछ गोरख धंधा सजाया गया, उसके बाद आज दुनिया के सामने ये खुल के आया हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क भारत किस अंदाज से अपनी अकलियतों के लिए हिफाजत करने में नाकाम नजर आता है। आज हिंदुस्तान में कोई भी अकलियत से ताल्लुक रखने वाला शख्स महफूज नहीं है, एक बार फिर साबित हुआ। एक तारीख है हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान कई सदियों तक मुख्तलिफ राजाओं महाराजाओं के जेर असर रहा, लेकिन आज जो हिंदुस्तान नजर आता है वो हिंदुस्तान किसी राजा महाराजा के असर नहीं, एक हिंदुत्व सोच के तहत नजर आता है, जहां पे महज किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स सांस लेना तो छोड़े, जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आजादी के नाम पे वो मुल्क बना जो कि हर कौम को ये तो कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम हर तरीके से लोगों को आजादी देते हैं, लेकिन आजादी का मयार तो देखें कि जो तन ढांके उसके लिए आजादी नहीं, लेकिन जो कुछ वहां पे हिंदुस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में, उनकी बॉलीवुड में होता है, उसके लिए हर किस्म की खुली आजादी है। आप चाहे जो खुराफात करें, आप चाहे जो बेहूद की फहाशी बेहयाई करें, वहां पे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल किया जाएगा तो किससे? हव्वा की बेटी से। सवाल किया जाएगा तो किससे? उस मुसलमान बच्ची से जो कि महज तालीम हासिल करने के लिए अपने आप को हिजाब में ढांक के अपनी मर्जी के तहत अपने घर से निकलती है, और इसके बाद होता क्या है? उसको जदोकोब किया जाता है। होता क्या है? उसके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। जत्थों की सूरत में लोग आते हैं और मुसलमान तलबा के हवाले से उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, और हिजाब जिसका अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के हिंदू खुद मजहब में भी इस बात का कहा जाता है कि हिजाब किया जाए, और आज से चंद अरसे पहले हिंदुस्तान में जो रिवायत रही वो हिजाब की रिवायत थी। आज ना जाने क्या हुआ कि ये हिजाब इतना बुरा लगने लगा कि इसको हटाने के लिए और इसको उतारने के लिए अब एक मुकम्मल सोची समझी मुहिम शुरू कर दी गई। ये तो होना ही था जिस मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसे शख्स हो जो कि आरएसएस की सोच को परवान चढ़ाए, उस मुल्क में यही सूरत हाल हो सकती थी जो कि हो रही है। और ये नतीजा ये निकला कि आज हिंदुस्तान के तूल अर्ज में कोई भी अकलियत से ताल्लुक रखने वाला शख्स, खा वो मुसलमान हो, खा वो सिख हो, खा वो ईसाई हो, कोई भी अब अपने आप को महफूज नहीं समझता। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में एक मुसलमान बेटी ने, एक सही में मुसलमान लड़की ने एक ऐसी आवाज बुलंद की, एक ऐसा जोरदार नारा लगाया कि वहां मौजूद जत्थे की सूरत में आए हुए तमाम तर बुज़दिल लोग दम दबा के भागने पे मजबूर हो गए, और ये तारीख रकम कर दी। आज हम बात करेंगे जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, और जिस तरफ हिंदुस्तान आजादी का नारा लगाने वाला हिंदुस्तान, जमहूरियत को परवान चढ़ाने वाला हिंदुस्तान, आज जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है वो क्या किसी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को नजर आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में शामिल हैं जनाब मोहतरम जहांगीर सैयद साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, किसी तारों के मोहताज नहीं। इन्हीं से जरा गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, किस जाविये से इस तमाम तर चीज को ये देख रहे हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जहांगीर साहब, जो कुछ हुआ दिल खराज था, अफसोसनाक था, जितने सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए यकीनी तौर पे कम है, लेकिन सवाल यह है कि वो जो हिम्मत की अलमबरदार मुस्कान आज पूरी दुनिया की एक आंख का तारा बनी हुई है, क्या एक एनजीओ, जितनी बड़ी बड़ी एनजीओ हैं, ह्यूमैनिटी के नाम पे इतना काम होता है, दुनिया को ये दिखाई नहीं देता? देखिए, आपने जो अपनी बात का आगाज किया वो ये था कि वो शाइनिंग इंडिया, उभरता हुआ इंडिया नजर आ रहा था, लेकिन अब जो देखा गया है, जो वहां की जो सूरत हाल बनी है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात नजर आई है। अब वो इंडिया को जो है ना आई से स्पेल नहीं किया जा रहा है, इंडिया को ई से स्पेल किया जा रहा है। अब वो इंडिया हो गया है कि वो जो है अपने खात्मे के लिए की तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि जो मोदी वो मुसलमानों के लिए, वह अकलियतों के लिए मूजी बन चुका है।
इसलिए उसका एक ही कानून है, कानून कुदरत भी वही है, कानून फितरत भी है, कत्लुल मूजी कब्लुल इज़ा। आज आपने उसको हटाया नहीं, अगर आपने उसके वजूद को जो है वो सियासत से नहीं हटाया, उसको ठिकाने नहीं लगाया, तो ये आपको, ये मूजी आपको मार डालेगा। जहांगीर साहब, आप जो कह रहे हैं ना मूजी, माजरत के साथ, मैं बड़ी एहतराम के साथ, हिंदुस्तान में मौजूद बड़े सारे मुसलमान लीडर, नाम नहाद मुसलमान लीडर जो अपने आप को कहलाते हैं, ये एक बड़ा सबक नहीं दे दिया मुस्कान ने कि आज से पहले आप जो बातें किया करते थे कि ठीक है हम भी हैं, हमारा भी वजूद है, ये वजूद है जहां पे किसी मुल्क में आप अपनी मर्जी से अगर हिजाब करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। ये कौन सी तहजीब का हिस्सा है? ये बड़ी सिंबॉलिक जो है वाकया हुआ है और इसमें बड़ी बहस शुरू हुई है, पूरा बर्रे सगीर इसमें इन्वॉल्व है। आप बांग्लादेश को देखें, वहां के मीडिया पे आप देखें, पाकिस्तान के मीडिया को आप देखें, आप जो है इंडिया के मीडिया को देखें, आपको एक ही बात, उसकी जो कैच लाइन है वो ये है कि मस्कान को घेर कर उस पर दबाव डालकर उसको तशद्दुद का निशान बनाने की, इबरत का निशान बनाने की कोशिश करने वालों ने ये इंडिया की मस्कान जो है वो लूट लिया है। अब जो है वो, जो मुस्कान का मतलब है कि एक मुस्कुराहट होती है कौमों की जिंदगी में उनके किरदार से, और लेकिन वो मुस्कान पर ऐसे हमलावर हुए और उन्होंने, वो कहते हैं कि मजहब, ये कैसा कि आप जो है मजहब का नारा लगा रहे हैं। तो ये नारा शुरू कैसे हुआ? जब आप जो जय श्री राम कहेंगे, आपने आगाज वहीं से किया, अपनी पहचान वहीं से बनाई, तो हमारा तो मजहबी नारा है, हमारा जो है वो जो वतन का कोई नारा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बुजुर्गी तो हर किताब मानती है जी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया है इन्होंने क्या किया कि उसको इस तरह कर दिया। और वो खुद कह रही है एक इंटरव्यू में कि वहां के जो स्टूडेंट थे, जो इंस्टीट्यूट जिसकी बीकॉम की जो है तालिबा है, और वो वहां जो है असाइनमेंट के अपने पेपर जमा कराने के लिए आई थी, और जब हिंदू लड़के उसके पीछे भागे तो कॉलेज के नहीं थे, बाहर के 90% थे जो पग बांधे हुए थे, लेकिन और उनकी वजह भी पग थी, वो तो जो है सब कुछ करें। लेकिन जहांगीर साहब, आपको नहीं लगता कि ये तमाम तो जो कुछ हो रहा है जिस वक्त हिंदुस्तान में, ये बिलखुसूस एक डिजाइन के तहत किया जा रहा है कि जो मुसलमान बच्चे बच्चियां हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता ना हो सके, और माजी में ही होता रहा कि मुसलमानों को हमेशा तालीम से दूर रखा गया। अब आप सोचे ना कि एक जत्थे की सूरत में अगर इस तरीके से लोग आए, एक प्लान्ड सूरत में आए, आज उस वाकये को 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके, कौन गिरफ्तार हुआ, क्या वहां पे कोई कार्रवाई हुई? और ये तो एक वीडियो है जो मंजर आम पे आ गई। आज हिंदुस्तान में इस वक्त भी ना जाने कितनी मासूम मुस्कानों की मुस्कान छीनी जा रही होगी। देखिए, अब जो है पहले इसको हिंदुस्तान कहते थे, अब हिंदुस्तान कहते हैं। वो जगह जहां हिंदू हिंदू है, उनका ही नजरिया है, उन्हीं को जीने का हक है। सर, ये हिंदू नजरिया नहीं है, डिबेट तो यही है कि एक हिंदू का जो नजरिया है, सही में जो हिंदू है, आज हिंदुस्तान आज की बात, इस बात को डिवाइड, देखें, आज की बात कर रहा हूं। ये मुल्क जो है वो पाकिस्तान बना था इसी बात पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली बात है ना, ये उस वक्त का था, ये नारा उस वक्त का है जब आजादी के लिए डिवाइड हो गई, कौम डिवाइड हो गई, मुसलमान को एक तरफ कर दिया गया, इतनी तकलीफ दी कि उनके लिए अलग वतन जरूरी हो गया। कायदे आजम ने, अल्लामा इकबाल ने, पूरी कौम ने, मुसलमान कौम ने एक वतन बना दिया। ये गलती अगर तुम दोहराओगे तो ऐसे कई वतन बन सकते हैं। अपने मुल्क की आपको हिफाजत करना नहीं आती, वहां अच्छी सोच के हिंदू बहुत हैं, जो उसका जो प्रिंसिपल थे वहां, उसके लेक्चरर और उसके साथी थे, उन्होंने उसको बाहर निकाला, वे आउट दिया, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वो भी तो कहीं ना कहीं थे ना, उनकी भी तो एक सोच है। उसको कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान को, वो इंडिया को राइजिंग सोच देना चाहते हैं, राइजिंग स्टार के तौर पर देखना चाहते हैं। इतनी बड़ी मोदी ने अपनी इक़्तिदार की जो सिंहासन कहते हैं उसके ऊपर जमने के लिए
इतनी बड़ी साजिश की है कि इसने अपने वतन की परवाह नहीं की है। उसकी ये जो यकजहती इसमें हो सकती है, वो एक राइजिंग जो एक कंट्री था, आज क्या है, एक भंवर में घूमता हुआ, हर चीज बराबर खड़े रहने वाला महफूज नहीं समझता। हमारी बात नहीं है। ये जो ईसाई है वहां के, वो जो सर सिख हैं वहां सिख पे, हैं। आप छोटी जात के जो, हम तो नहीं कहते, वहां पे कहा जाता शूदर है, है वो तो दूसरे वो ये कोई भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा जहांगीर साहब। शेड्यूल कास्ट के कैसे महफूज समझेंगे? अब ये जब साजिशों के आपने डिजाइन की बात की कि ये मजमूम और साजिशी मंसूबा था, ये इसके कुछ पीछे मकासद होते हैं। डिजाइन जब करते हैं तो इनके मकासद यही है कि जज्बाती करके हिंदुओं को लेकिन जहांगीर साहब, ये ह्यूमन राइट्स की तंजीमें कहां सो रही हैं जहां इतना कुछ हो रहा है? हिंदुस्तान में आए दिन हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी प्लानिंग के तहत ये कुछ हो रहा है। बड़े सारे मुसलमान बच्चे वहां पे, उनको रोज जदोकोब किया जाता है, कितने बच्चे शहीद हो जाते हैं। आप कश्मीर की हालत देखें, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन क्यों लब सिले हुए नजर आते हैं इन तमाम तर इंसानी हुकूक के अलमबरदार तंजीमों के? ये जो यूरोपियन सोसाइटी है ना, ये हिपोक्रेट सोसाइटी है, ये मुनाफिक सोसाइटी है, ये डिवाइडेड सोसाइटी है। इसके अंदर ये जितने ह्यूमन राइट्स है इनके अपने लोगों के लिए, वहां इनके हुकूक हैं, वहां ये इतनी बर्बादी की है ये यूरोप ने और अमेरिका ने, और कितना दुनिया को हिला के रख दिया है। कई ममालिक तबाह हो गए समझे। तो क्यों तबाह हुए? ये इनके आइन और कानून में ये नहीं है कि हर इंसान के पीछे ये पुलिस बन के तो पूरी दुनिया में भागते हैं, मारते हैं लोगों को, लेकिन अपने वहां तो जो है वो किसी का नाखून भी टूटे तो चीख पुकार हो जाती है। ये एक मफरूजा, एक मिथ है कि ये ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये तो कन्वीनियंस है। तो भाई नहीं, उनके लिए राइट है, हमारे लिए राइट बना दिए जाते हैं। फसाद की जड़ है, यही चीज फसाद की जड़ है। लेकिन जहांगीर साहब, आपको नहीं लग रहा इस वक्त जो कुछ हो रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, खास तौर पर हिजाब के खिलाफ सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है, और ये चीज महदूद सिर्फ चाइना या हिंदुस्तान तक नहीं है। ये चीज हम देख रहे हैं कि फ्रांस में, यूरोप के दीगर ममालिकों में बड़ी सारी जगह तक फैल रही है, और अब एक डिजाइन किया जा रहा है कि आलमी सतह पर इस कैंपेन को उठाया जाए, और इसके पीछे बड़े सारे हीले बहाने दिए जाते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि इसी दुनिया में जो फहाशी की इंडस्ट्रीज हैं, जो बेहयाई प्रमोट करती हैं, उनके लिए मराद दी जाती हैं, उनको तमगे दिए जाते हैं, उनको इज्जतें बख्शी जाती हैं। लेकिन जहां बात होती है पर्दे की, जहां बात होती है हया की, जहां बात होती है हवा की बेटी की, तो वहां पे जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम कर दी जाती है। ये कौन सी जमहूरियत है जहांगीर साहब? मसला सिर्फ ये है कि हम जैसे सादा लॉ लोगों को बताया जाता है कि ये जो है ना इस तरह रहो, इस तरह रहो। अभी वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस है एजुकेशन, वहाँ यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यकसा होना। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हमारा यूनिफॉर्म है, उसके अंदर शामिल है। हमें हैरत होती है कि हमने उनकी जो चीजें हैं, जो डार्कनेस है, उसको कबूल कर लिया है। अब हम उनको ललकारते हुए भी शर्माते हैं, क्योंकि हमारे दरमियान भी तो इतनी वहां सैलाब आ चुका है बेहयाई का। दरमियान तो हमें भी तो अंदर से जो है चिपकाया गया है। अफसोस की बात यह है कि आज खुदा ना करे इस मुल्क में इस तरह का कोई वाकया होता कि किसी माइनॉरिटी को इस तरीके से निशाना बनाया जाता, तो आज कराची से लेकर इस्लामाबाद खैबर तक की तमाम सड़कें इस वक्त मुख्तलिफ एनजीओज के मार्च से, रैली से भरी हुई नजर आती। लेकिन आज हिंदुस्तान में इतना कुछ हो रहा है, पूरी की पूरी दुनिया खामोश है। ये खामोशी माने खेज है। इस खामोशी के पीछे यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा मकसद है जो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कहता चलूं, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। अभी बात हो रही है कि इस वक्त जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ, जिस अंदाज से वहां पे मुस्कान के हवाले से जो कुछ एहतजाज देखा, मुस्कान का जो एक बहादुर रवैया नजर आया, साथ साथ ये भी नजर आया कि इस वक्त हिंदुस्तान के तूल अर्ज में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अकलियत से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स महफूज नहीं है। इस हवाले से इस वक्त ना सिर्फ हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में भी इस हवाले से बात की जा रही है। सवाल यह है कि इतना कुछ हो रहा है तो ये इंसानी हुकूक के अलमबरदार तंजीमें कहां हैं, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की जो तंजीम है वो अभी तक क्यों निकल के सामने नहीं आई? और इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है जनाब नादिर खिलजी जौहर साहब, जिनका ताल्लुक पाक सरजमीन पार्टी से। इनसे जरा जानते हैं कि आखिर जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है ये क्या बता रहा है कि हिंदुस्तान का शाइनिंग इंडिया किस डगर पे आ चुका है। नादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिर साहब, आपने देखा होगा कि किस अंदाज से कल हिंदुस्तान से जो वीडियोस निकल के आई, पूरी दुनिया ने उसको देखा। मैं चाहूंगा सर आप बताएं कि इसके ऊपर क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्यों अकलियतों के हवाले से इतना कुछ जुल्म किया जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही? असल में मैं आपसे अर्ज करूं, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, क्योंकि इंडिया अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, और इतनी बड़े मुल्क के अंदर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की चीज होना, ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक शर्मनाक चीज है। माइनॉरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ वहां पे बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हमने काफी अरसे से देख रहे हैं मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है, और एक दो वाकया नहीं हुए, बार बार ये वाकयात हो रहे हैं। रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो तकरीबन हम वहां पे बिल्कुल हमें अब नजर ही नहीं आती। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर वहां के लोगों के अंदर क्यों है, और वहां की हुकूमत क्या कर रही है, वो क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। नादिर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि वहां हुकूमत एक्शन नहीं ले रही, लेकिन हम दूसरी जानिब अपनी सूरत हाल देखें। हमारे मुल्क में छोटा सा ही कोई वाकया होता है तो हम पूरी कौम एक इस परेशानी में मुब्तला हो जाती है कि न जाने हमारा तासुर क्या जाएगा, हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स मुतासिर ना हो जाए, हमारे मुल्क में खेल मुतासिर ना हो जाए, हमारे मुल्क पे नई पाबंदियां ना लग जाएं। हिंदुस्तान में तो दिन दिहाड़े ड्यूरिंग डे लाइट ये सारा कुछ हो रहा है और रोज हो रहा है, कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। बिल्कुल, ये हम मतलब हिस्टोरिकली तो ये बहुत पुराना हो रहा है। आपकी बात सही है। असल में क्या करेंगे, हमारे दुनिया का एक ऐसा अजीब सिस्टम है कि यहाँ पे जो ताल्लुकात हैं वो मफादात के ताल्लुकात होते हैं, जो नेशन के बीच में रिलेशंस हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। अब ये इंटरेस्ट बेस्ड होने की वजह से, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1.25 अरब की आबादी है, बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है वहां पे, तो दुनिया अपना माल बेचने के लिए उनकी तरफ देखती है और उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत तेजी से जो तवादुन है वो तब्दील हो रहा है, और इस तेज तब्दील होते हुए ब्लॉक्स के अंदर इंडिया का ब्लॉक अलग है, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ ज्यादा उसका रुझान है, अमेरिका की तरफ ज्यादा उसका रुझान है, अमेरिका उसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो शाइनिंग इंडिया है उसकी तरफ वो ज्यादा आवाज उठाते हैं, और जो इसका जो स्याह चेहरा है उसको वो बिल्कुल हमें बताने से गुरेज करते हैं, जो कि हम इंसानियत के लिए एक बहुत शर्म की चीज है। लिंचिंग कर देना, मुसलमान लड़कियों को इस तरीके से जुल्म करना, यानी आप देखें तकरीबन दिसंबर से ये सिलसिला चल रहा है, और वो बच्चियां जो हैं वो उनको क्लास के अंदर एंटर नहीं होने देते। अच्छा, सिर्फ ये नहीं होता कि उनको क्लास में एंटर नहीं होने देते, बल्कि उनको फोर्स करते हैं कि वो लेटर लिखेंगे, जी हम घर पे हैं, हम आ नहीं सकते कोरोना की वजह से, या इस किस्म के कोई बहाने उनको बोलते हैं आप लिखो। यानी एक तो उनको क्लास में एंटर नहीं होने दिया जा रहा, दूसरा उन्हीं के ऊपर इल्जाम दिया जा रहा है कि आप अपनी ही तहरीर लिख के और अपनी ही मजबूरी बताएं, यानी उनकी जो साथ जो ज्यादती हो रही है उसका जिक्र ना करें। बड़ी अफसोस की बात है कि दुनिया इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। दुनिया को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों को, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो आपने सही कहा, एक जरा सा वाकया होता है तो हम लोग पूरी दुनिया में शोर मच जाता है। ये इसमें जैसे मैंने अर्ज की ना कि दुनिया एक तब्दीली की तरफ जा रही है, जो इंटरनेशनल ब्लॉक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, पावर सेक्टर जो हैं, पावर सेंटर वो तब्दील हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हम एक चेंजिंग वर्ल्ड के दौर में हम लोग बैठे हुए हैं। नादिर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हम एक बदलती हुई दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो हिंदुस्तान में तो एक बड़ी मुस्लिम पॉलिटिकल जमातें हैं, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का कहते हैं ना झंडा उठाए हुए हैं कि हम मुसलमानों के हकूक के ऊपर डाका नहीं डालने देंगे, और वो अक्सर कायदे आजम की फिलॉसफी से, टू नेशन थ्योरी से गाए बगाए
उस तरीके से इनराफ भी करते हैं। और माजरत हमारे मुल्क में भी बहुत से ऐसे सियासतदान गुजरे हैं जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को अक्सर मजाक में उड़ा दिया। आपको लगता है कि इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो ये मजीद आई ओपनर है, और कायदे आजम की जो फिलॉसफी थी कि मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क इसलिए जरूरी है कि चाहे मुसलमान कितनी भी बड़ी तादाद में हो जाएं, हमेशा अकलियत में रहेंगे और उनको एक सेकंड टियर सिटीजन का ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये एक बार फिर से स्टैब्लिश हुआ? बिल्कुल साबित हुआ। देखें, कायदे आजम ने जब अपनी सियासत शुरू करी थी तो वो तकरीबन 30 साल तक वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए फाइट करते रहे और उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता था। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, जसवंत सिंह जैसे जो बड़े मोतबर सियासतदान है उन्होंने अपनी किताबों में ये चीजें लिखी हैं। लेकिन जब कायदे आजम को ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि उनकी मुसलसल कोशिश के बावजूद एक हिंदू जहनियत है, वो हिंदू जहनियत चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, वो मुसलमानों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इसकी इंतहा दर्जे की जो जहनियत की इंतहा पसंद जो है वो तो आरएसएस में उसकी बुनियाद में नजर आती है, जो आरएसएस 1925 में बनी थी। ये इस किस्म की जो जमातें हैं आज, और इनके जो लीडरान थे गोलवाकर टाइप के लोग उनकी फिलॉसफी है हिंदुत्व के ऊपर बेस्ड। वो ये समझते हैं कि भारत हिंदुओं के रहने की जगह है, और वो हिंदू रिनेजेंस के ऊपर बात करते हैं। रिनेजेंस का मतलब कि वो कह रहे हैं कि हिंदुइज्म दोबारा से उभरे और पूरे इंडिया के अंदर, बल्कि वो इंडिया नहीं कहते, उसको भारत कहते हैं जी। भारत के अंदर दोबारा हिंदुओं का एक अक्सरियत हो और हिंदुओं का राज चले और प्योरिटी हिंदुओं वाली आए। अब ये चीजें आज के दौर के हिसाब से इनको हम जाहिलाना सोच कहेंगे, क्योंकि आज के दौर के अंदर हमको एक दूसरे के साथ टॉलरेंस के साथ रहने का सबक दिया जाता है, और यही इंसानियत है। ठीक हो नादिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे जहांगीर साहब से इसके ऊपर टेक लेने। जहांगीर साहब, आपने सुना नादिर साहब ने जो गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान कहना या भारत कहना यही ठीक होगा, इंडिया तो कहीं नहीं जा सकता इस वक्त। देखिए, जो नादिर खिलजी साहब ने बात की वो बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारा नया दुनिया का ढांचा है वो मुफादात पर है, सरमायाकारी पर है और माल कमाने, बस ये जो है एक जहन जो बन गया वो यही है। लेकिन मसला ये है कि जब भी ये थ्योरी चलने वाली नहीं होती है, ये वक्त की थ्योरी होती है। सबसे ज्यादा जो है अमेरिका जो अब बिखर रहा है वो तो इसी पे सरमायाकारी पर है, तो ये थ्योरी 70, 80 साल, 100 साल ले लेती हैं। लेकिन जो हमारी थ्योरी है, ये दुनिया के मजहब की थ्योरी, उसके अंदर 1500 साल से हम जानते हैं कि हमको हिजाब के साथ रहना है। हमियत और गैरत हमारी जो है मिजाज का हिस्सा है, हमारे मजहब का हिस्सा है, हमारी कौम मुसलमान कौम का हिस्सा है। इसको आप नहीं छीन सकते। आप जितना इसको इस पार करेंगे तो फ्लेम बन के वो आपको जलाएगा। ये आसान खेल नहीं है कि आप जो है पूरी दुनिया को अपनी तरफ समेट ले मुफाद दिक्कत के, कि हम सरमायाकारी कर सकते हैं, उससे ज्यादा कमा सकते हैं। ये सब कुछ है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो जिस मजबूत दीवार से सर टकरा रहे हैं, तो दीवार तो नहीं गिरेगी, सही इनके सर टूट रहे हैं, और इनकी इतनी अकल ही नहीं है मोदी की। मोदी तो थर्ड क्लास किस्म का सियासतदान है, वो ये चाहता है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। सर, मुझे ये बताया ना कि जो मुसलमान सियासतदान हैं उनका क्या किरदार है, वो क्यों खामोश बैठे हैं? वो हम देखते हैं बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, इतनी कुछ बातें करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान वहां पे हर रोज गुजरते दिन के साथ मजीद सफर कर रहा है। देखिए, मोदी ने तो ये जो जमहूरियत है जो वो तो सब नजरियात छीन लिए अब ये, लेकिन हमारे जो मुसलमान है, वहां के मुसलमान है, वो अब भी जमहूरियत के इतने ही कायल हैं कि वो जमहूरियत, अभी आप ये देखें जमात इस्लामी हिंद का वहां बयान आ रहा था, उन्होंने जो कुछ कहा है वो ये कहा कि ये हमारी शरीयत का हिस्सा है, ये हमारी गैरत का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे लिए हमारी बका का हिस्सा है, क्योंकि हम इसी तरह पहचाने जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान करीम में ये हवाले मौजूद है, बहुत बुनियादी हवाले हैं कि हमारी शनाख्त ये है कि हमारी औरतें पर्दा करके चलें। लेकिन जहांगीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आपने कहा कि मुसलमानों की पहचान है, लेकिन मैं नादिर साहब आपसे भी जानना चाहूंगा कि एक जानिब कहा जाता है कि
हम जमहूरियत हैं, दूसरी जानिब हिंदुस्तान के इस वक्त कोर्ट्स में ये मुकदमा चल रहे हैं कि हिजाब अगर जरूरी है, हिजाब करना है तो कहां लिखा है, इस्लाम की कौन सी किताब में लिखा है, और मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि अगर हम हिंदुस्तान में जो दीगर मजहब के लोग हैं, हम क्रिश्चियनिटी को देखें, हम हिंदुइज्म को देखें, तमाम तर बड़े मजहब तमाम में हिजाब का कहा गया है। इस तरह का मजाक उड़ाना, क्या आपको लगता है अदालतों का रवैया हिंदुस्तान का ये ठीक होगा? क्योंकि इससे तो कोई जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकती। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के अंदर जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट के सतून है वहां पे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इंतजामिया हो, इस वक्त सब के सब हिंदुत्व के जो फिलॉसफी है उसके मातहत आ गए हैं। 2002 में जब गुजरात में रॉयट्स हुई थी तो नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर थे, और उन रॉयट्स के अंदर कितनी कंस्पायरेसीज थी और किस तरीके से उनको किया गया और किस तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया। यानी उन जो अंसारी साहब जिनको मारा गया, जिनके घर में लोगों ने पनाह ली थी, उनको कितनी बेदर्दी से मारा गया। ये चीजें एक साइकी बताती हैं, और ये साइकी नरेंद्र मोदी ने इस साइकी को यूज करते हुए पूरे इंडिया के अंदर हिंदुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ये उनकी सियासत का हिस्सा बन गया है। अब जो बीजेपी है, बीजेपी की सियासत टोटल हिंदुत्व पे बेस्ड है, और वो इसी को लेके आगे चल रहे हैं। वो मुसलमानों पे जुल्म का कोई मौका जाया नहीं करते, कोई मौका छोड़ते नहीं है। ये उनकी बका का मामला है। उनके मुखालिफत में जितनी भी पार्टियां थी वो इस वक्त कमजोर दिखाई देती हैं, क्योंकि वहां पे अक्सरियत हिंदुओं की है और हिंदुओं को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो लेके चल रहे हैं। ये नहीं, आप इसकी क्या कहना चाहिए कि ये मजे का खैज बात है कि जब वो वजीर आला थे वहां के गुजरात के, तो अमेरिका का वीजा उनको डिनाई कर दिया गया। जी, exactly. और आज वो वहां के वजीर आजम बने हुए, ये अलमी है। अमेरिका जाते हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है, यानी ये इंसानियत का मजाक उड़ाने वाली बात है। लेकिन मैं नादिर साहब अगर सिर्फ ये बात जानना चाहूं, ये सब सूरत हाल हो रही है और हम रोज देख रहे हैं किस तरह के वाकयात हो रहे हैं, और आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में वाकयात जो होते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। अब इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट कुछ कर सकती है कि इस तरह के मामलात को ऑन अ बिगर पिक्चर दीगर दुनिया के सामने ला के एक्सपोज किया जाए और हिंदुस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ उसको रोका जाए? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अपनी मईशत को बिल्कुल तबाह कर दिया है, और मईशत को तबाह करने के बाद आपने दुनिया की ताकतों के मातहत होकर रह गए। हम उनके कहने के बगैर जरा सा भी 19-20 अपने आप को नहीं कर सकते। अगर जब तक हम अपनी जमहूरियत को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी सही लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं देंगे, और जब तक हम इस तरह के मामला चलेंगे हमारे यहाँ के जिसमें खलाई मखलूक का जिक्र आ जाए और जिसमें इस तरह की बातें शुरू हो जाएं, तो इससे हमारा मुल्क मजबूत नहीं हो रहा। और जब तक मुल्क मजबूत नहीं होगा तो आप अपने से 5 गुना बड़े मुल्क के सामने कैसे खड़े होंगे? किस तरह आप उनको ललकार सकते हैं? आपकी पोजीशन बहुत कमजोर है। बिल्कुल ठीक होगा। ओआईसी का इजलास भी बुलाते हैं तो ओआईसी में भी सब वो लोग हैं जो कि अमेरिका से टाइप हैं, तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। वहां के मुसलमानों को अल्लाह ताला मदद करे और उनको हिफाजत में दे। इस वक्त ये जंग मैं समझता हूं कि उनको खुद लड़नी है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा किरदार अदा करना चाहिए, पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को लोगों का मोहताज बनाने के बजाय इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि हमारी बात दुनिया सुने और ऐसे जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठा सकें। इस वक्त हमारी पोजीशन बिल्कुल नहीं है कि हम अपने ऐसे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकें। वो उसी वक्त मुमकिन है जब हम दुनिया IMF से अपना छुटकारा हासिल कर लें, दुनिया में हम कर्ज मांगते ना फिरें। ये बात बिल्कुल वैलिड है कि जब तक हमारी जो सूरत हाल खुद इस तरह की नहीं हो कि हम मुस्तहकम हो, मजबूत हो, माशी लिहाज से भी हमारे लिए जो चैलेंजेस वो ना हो, तब तक हम दुनिया को नहीं इस वक्त बता सकते कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इस वक्त शायद हमारी आवाज में वो दमखम ही ना हो कि दुनिया हमारी बात सुनने के लिए, हमें समझने के लिए तैयार हो। नादिर खिलजी साहब, आपने वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कंक्लूड कर दूं जहांगीर साहब, इसको आगे ये सवाल बहुत अहम है। मान लिया पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन OIC में शामिल मुस्लिम उम्मा के बड़े सारे लीडरान, माजरत के साथ मुझे मुस्लिम उम्मा के बहुत सारे लीडरान कहना पड़ा है, क्या कुछ करेंगे हिंदुस्तान में? ये जो कुछ हो रही है, जो कुछ बर्बरियत रची जा रही है, अफसोस, सद अफसोस ये है कि आज हिंदुस्तान में आप फहाशी करें, आप बेहयाई करें, आप हर तरीके का गलत काम करें
तो आपको वहां पे सेलिब्रिटी स्टेटस दिया जाता है। लेकिन जब आप पर्दा करें, जब आप कहें कि मैं अपने मजहब से करीब होना चाहता हूं, मुझे अपने मजहब को एक्सरसाइज करने दिया जाए, तब वहां पे तलवारें निकाल ली जाती हैं, तब वहां पे औरतों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस बेदर्दी से पामाल कर दिया जाता है। सेलिब्रिटी स्टेटस दिया जाता है, बड़ी अच्छी बात की आपने। और जो है अगर उसके अगेंस्ट में कोई अपनी इज्जत नफ्स का के लिए टेररिस्ट बना दिया जाता है, तो सेलिब्रिटी हो जाता है। कहाँ जो है सेलिब्रिटी एक तरफ और सेलिब्रिटी एक तरफ, लेकिन हमारी सरिश्त में है ही नहीं, हमारे दीन के सरिश्त में है ही नहीं, हमारी तरबियत में ये है ही नहीं। अब हम वक्ती तौर पर हम ये जो चकाचूंद है दौलत की, ताकत की, अमेरिका की, यूरोप की, सारी चकाचूंद है, ये वक्ती तौर पर तो हमारी निगाहें जो है वो चकाचूंद कर देती हैं, हम हक़ाइक़ से हटा देती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी फसाद हुआ, तो एक तरफ फसाद होता है तो उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स आते हैं, फिर ये एंटीबायोटिक्स पैदा कर रहे हैं। ये भारत जो है मुसलमानों की शक्ल में, जो ईसाइयों की शक्ल में, जो माइनॉरिटी की शक्ल में उनकी जान को खतरा डाल के वो जो है उनके लिए एंटीबायोटिक्स, आप जो है वो उतनी तबाना होकर ये कौमें उठेंगी कि फिर जो ये अक़लियत और अक्सियत का खत्म हो जाता है। हम अक़लियत में थे, हमने मुल्क हासिल किया, हम उस वक्त भी अक़लियत में थे, लेकिन मुल्क क्यों हासिल किया कि हमारी इज्जत नफ्स पे यही सब कुछ हो रहा था, इसी का इम्कान था, इसी को देख के किया गया। और अब ये रिपीट कर रहे हैं 70 साल बाद, एक 70 साल बाद जहांगीर साहब माजरत के साथ हिंदुस्तान में ये जो दास्तान है, ये जो कहानियां हैं रोज होती हैं, लेकिन ये वाकया एक बार फिर से उन तमाम तर नाकिदीन के मुंह पे जोरदार करारा तमाचा है जो कायदे आजम की फिलॉसफी को, अल्लामा इकबाल के ख्वाब और सोच को हमेशा नकारते आए हैं, गाहे बगाए बहाने से हीले हवाले दे के, ताकि किसी की गुड बुक्स में रहा जा सके। ये तमाम तर हुआ, लेकिन एक बार फिर से उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी कि दिख गया कि पाकिस्तान का कयाम जो था वो सही था, और पाकिस्तान के कयाम के पीछे जो सोच थी, असल तो फिलॉसफी है, फलसफा है, वो बड़ा बेहतर था। कहा तो यही जाएगा हिंदुस्तान की इस चकाचौंध रौनक के पीछे कि है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खोला। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जरा डिस्कस करेंगे कि आज जो कुछ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से आया, इस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आज जो 2 साल फैसला महफूज करने के बाद फैसला सुनाया गया, फैसल वाडा साहब अब MNA ना रहे, सेनेटर ना रहे, और मुकम्मल तौर पे वो अब नाअहल हो चुके हैं। इसके हवाले से जरा बात करेंगे और क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आज जो कुछ हुआ, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से फैसल वाडा साहब को नाअहल करार दे दिया गया। फैसल वाडा साहब के हवाले से जो फैसला था वो तकरीबन 2 साल से महफूज था, और इस महफूज फैसले को 2 साल की ताकीर के बाद अब बिलाखिर सुना दिया गया। इस फैसले की रोशनी में फैसल वाडा अब किसी भी तौर पर पार्लियामेंट का या सेनेट का हिस्सा नहीं होंगे, और ये जो नाअहली है इसको डिफाइन करने के लिए भी अभी बड़े सारे मामला हैं। इस नाअहली के बाद एक और चीज सामने ये भी आई है कि फैसल वाडा साहब इस नाअहली को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि अगर फैसल वाडा साहब आज इस तमाम फैसले को चैलेंज कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये मुकदमा चलेंगे तब तक फैसल वाडा साहब जो अपनी सीट को शायद बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि टाइम गेनिंग टैक्टिक्स की जा सकती हैं। इसके हवाले से कानूनी पहलू क्या है और सियासी इसका क्या असरात होंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जहांगीर साहब, जो कुछ आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से हुआ, ये कह सकते हैं कि हुई ताखीर तो 22 ताखीर भी था। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की, ये 22 ताखीर तो ढूंढ रहे हैं हम, ये 2 साल विदहेल्ड रहा है, रिजर्व रहा है, इसके क्या मकासद हैं, इसके क्या असरात हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखें कि 2 साल रहा और फैसला कब आया, जो फैसला हुआ कि अब जो सेनेट में इलेक्शन हुआ जी, और इलेक्शन से 1 वोट से जीती हुकूमत, और उसके नतीजे में जो है वो बिल पास कर दिए गए।
और कानून का हिस्सा बन गया। चर्चा ये हुआ कि जो तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई, और जब तक कि सेनेट में उसकी अक्सीरियत नहीं थी, और एक वोट जब कीमती था, तो ये फैसला जल्दी होना था। और इसमें ऐसी कौन से सुकम है, ऐसी कौन सी पाबंदी है जो इतनी लेट किया गया? ये बड़ी खतरनाक बात सर, है। 2 साल दो एक साल बंदा तक, 2 जिसके साल। हवाले से केस चला, 2 साल से मतलब केस हो चुका था, फैसला महफूज था, यानी कि केस चला होगा 6-8 महीने तक, केस हुआ होगा, तैयारी होगी, 6-8 महीने, साल उसमें लग जाता है। यानी ये समझा जाए कि जिस दिन से फैसल वाडा साहब ने सीट संभाली, जब से वो एमएनए बने, उस दिन से ये तमाम तर मामलात तय थे और इनको एट द एंड ऑफ द डे इसको सेटल होना था। इतना अरसा गुजर गया, आप समझेंगे 3-3.5 साल का अरसा अगर ये गुजर गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कहीं ना कहीं किसी हकदार का हक था, कोई और इसकी जगह आ सकता था, वो ना आया, कोई दूसरा शख्स आया, फिर उसने कानून साजी भी की, उसने तमाम तर बेनिफिट्स एंजॉय किए, तमाम तर मरात एंजॉय की। ये कौन सा हमारा निजाम चल रहा है जहांगीर साहब, जहां पे 2-2 साल तक महफूज फैसले सामने नहीं आ पाते? देखिए, कौमी असेंबली की बात है। जब कौमी असेंबली का आखिरी मरहला था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब फैसला आना था कि ये कौमी असेंबली में इन्होंने हलफ जो है गलत उठाया, गलत बयानी की, ये अमेरिका के जो है वो सिटीजन थे, और जो है वो उस वक्त भी थे जब इन्होंने डिक्लेरेशन भरा था, और उसके नतीजे में ये हुआ। और आखिरी दिन पूरा उन्हें मौका मिला कि वो कौमी असेंबली की मुद्दत को एंजॉय कर सके। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आ गई, तो इन्हें इस्तीफा दे दिया। और ये सादिक और अमीन हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी हुकूमत ने उनको सेनेटर बना दिया। उसकी हुकूमत ने बनाया, उन्होंने खुद बनाया? ये तो सवाल का जवाब देना। नहीं, ये देखें ना, इमरान खान साहब पे इस वक्त उंगलियां तो उठेंगी, क्योंकि फैसल वाडा को सेनेटरशिप का जो एक टिकट दिया गया, वो उनकी इजाजत के बगैर तो नहीं दिया गया होगा। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब डिक्लेयर कर देगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पता नहीं कहां से ये कहा कि सादिक और अमीन है। सादिक और अमीन जो है, ये इस तरह की डिग्री नहीं है, इसकी आइन की कोई तफहीम और तशरीह के नतीजे में सादिक और अमीन आप किसी को करार नहीं दे सकते। वो ये तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबिस्ता ये टाइटल है, ये लक़ब है, ये उनको मर्तबा हासिल है, इसको आम इंसानों में तकसीम नहीं किया जा सकता। उसके नतीजे में अब आप ये कहते हैं कि सादिक अमीन के नीचे क्या हो रहा है? ये जो है सादिक अमीन, ये सच्चा आदमी था, ये तो झूठा आदमी था, इसको तो डिक्लेयर किया था। और जो है, लेकिन जहांगीर साहब एक बात बताएं, मैं अगर इस जगह हूं और आप खान साहब की जगह हूं, एक मिसाल ले लेते हैं, मैं सडनली अपनी एमएनएशिप को रिजाइन करके सेनेटरशिप के लिए अप्लाई करना चाहूं, और ये जानते हुए कि मेरे हवाले से मुकदमात हैं जिनका फैसला किसी भी लम्हे हो सकता है, ऐसे इंसान को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटरशिप दी, तो क्या वो वोट जो एज एमएनए फैसल वाडा साहब को पड़े, वो वोट का मजाक नहीं बनाया गया? वो अवाम की जो मैंडेट था उसका मजाक नहीं बनाया गया? देखिए, वो जो है पूरी पाकिस्तान की सियासत में कभी ये चेहरा देखा नहीं गया, उसकी कोई शनाख्त नहीं थी, उसकी कोई खिदमात नहीं थी, वो अमेरिका का शहरी था, और ये ड्यूल जो है उसकी शहरियत थी। ये सारी इसके बावजूद भी उसको मौका दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसकी माली सपोर्ट होगी ना, एक बॉय की तरह अपने आप को एडवर्टाइज करता रहा, मार्केटिंग करता रहा। इसको आप ये देखें, इसकी जसारत आप ये देखें कि इसने बूट, एक प्रोग्राम में बूट रखा, उसने कहा कि ये बूट है, ये इसके पीछे जो है ये हाथी का पांव है, इसके नीचे सबके पांव है, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हुआ भी यही कि कौमी असेंबली में एंजॉय करने के बाद सेनेट का मेंबर बना है। अभी भी यह है कि उससे जो मरात है, जो चीजें 2 महीने दिए, और ये भी हक दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सके। अब जब अपील में जाएगा, और वो भी आखिरी तारीख पे जानेंगे अपील, ये भी आज अभी से अभी क्यों भाई, वो तो अवेल करेंगे ना।
और ये बारात, उसमें ये नहीं है कि बारात ये है कि पुरानी जितना भी एंजॉय किया है, जितनी भी बारात तनख्वाहें ली हैं, सबको वापस करना है। सब ये तनख्वाहें मरात से बढ़ के जो कुछ होता है, आपको पता है कि ये जो आते हैं, ये सीट पे आते हैं, लाइफ स्टाइल देख ले सर, उनके मकासद भी कुछ और होते हैं। तकब्बुर, उनका स्टाइल, लाइफ स्टाइल, ये जो है मुदब्बिराना था, ये जो है सेनेट के मेंबर का था, ये कौमी असेंबली के नुमाइंदे का था। ये कहां से नजर आ रहा था कि इनकी इतनी अहमियत है कि बड़े बड़े काबिल होने के बावजूद ये इस जमात में भी हैं। अफसोस की बात क्या कर रहा है, किसका एहतजाज किससे करें? 22 साल आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रख लेंगे, दोबारा रखना होगा। तो वो अभी भी कह रहे हैं कि हम पार्टी की खिदमत लेंगे उनसे। ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जिसके बगैर ये जमात चल नहीं सकती? लेकिन जहांगीर साहब, मुझे अफसोस यहां पे ये सोच के हो रहा है, फीडबैक भी लोगों का आ रहा है, लोग जो कह रहे हैं कि 22 साल की एक स्ट्रगल थी खान साहब की, जिसमें लोगों को उन्होंने ख्वाब दिखाया है। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास टीम मौजूद है। अगर टीम मौजूद थी तो क्या ये टीम मौजूद थी? और अगर 22 साल की खान साहब की जद्दोजहद के बाद इस तरह के फैसले सादिर किए जाएं कि एक ऐसे शख्स को जो कि दोहरी शहरियत रखता हो, यानी कि वो उसने कुछ छुपाया कौम से, दोहरी शहरियत रखना हमारे कानून में इल्लीगल है, इस लिहाज से कि अगर आप दोहरी शहरियत रखते हो तो आप ये मनसब पे नहीं आ सकते। देखिए लाइफ स्टाइल देखिए उनका लाइफ। सर, मेरा सवाल सुन लीजिएगा कि क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें, खान साहब की जाती जाक मजरू हुई? खान साहब की तो मजरू नहीं हो सकती, क्योंकि जो उनका लाइफ स्टाइल है उसमें तो परेशान होना लिखा हुआ नहीं है। परेशान हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। खान साहब का लाइफ स्टाइल ऐसा है, उनका कॉन्फिडेंस ऐसा है, उनको कहां से आ रही है कॉन्फिडेंस, इतना सब कुछ होने? नहीं, यही तो रंज है कि एक शॉकिंग है। उससे कहा जा रहा है कि ये पीटीआई को, ये खान साहब को शॉकिंग है, सदमा पहुंचा है, उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है। उनका एक आदमी बोलने को तैयार नहीं है कुछ हुआ है। वो बोले नहीं, उनको पार्टी की खिदमत ले लेंगे। वो तो बड़ा कौमी असासा है या पार्टी का असासा है। इस तरह नहीं होता। लोगों के गिर्द जब इख्तिदार घूमता है, मरात और मफाद घूमता है, तो फिर ऐसी बदनसीबी की सूरत हाल पैदा होती है कि कोई शनाख्त नहीं। इतने पुराने मुदब्बिर। और आज ये सेनेट में देखें, सेनेट में आम आदमी जाता है, इंटेलेक्चुअल लेवल का होता है, जो सब पूरे मुल्क को जानता है। इनको जहां भी रखा है, इनको बुनियादी चीजें ही नहीं मालूम। ये बताएं, ये तो हमेशा ताकत के और दौलत के बात करते हैं। पता है क्या होने जा रहा है? आप बता नहीं रहे खुल के, मुझे पता है, आपको पता है कि अंदर क्या होने जा रहा है। किस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला चलाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि कम से कम आखिरी दिन तक इसको खींच लिया जाए, ताकि जो कुछ बचे कुचे काम है वो भी हो जाए। और ये सारी टैक्टिक्स तो होंगी, लेकिन मुझे सवाल ये जहांगीर साहब कि जो पार्टी जो ताकत में आई, जो बरसर इख्तिदार है, जिसका बयानिया ये हो कि हम इस तरह के मामला नहीं होने देंगे, हम करप्शन को रोकेंगे, हम झूठ को रोकेंगे, हम फरेब को रोकेंगे, सर ये बयानिया कहां जाके स्टैंड करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी सारी बातें, हमारे कोई उससे झगड़ा तो नहीं था, लोगों ने उसको वोट भी दिए। सर, लोगों की क्या गलती है, इन्होंने वोट दिए थे? नहीं, पीटीआई गलती, नतीजा बताता है कि गलती थी या नहीं थी। नतीजा तो ऐसा लगता है लोगों के सामने तो जो चीज आएगी। भाई देखें, जो हमेशा इलेक्शन के दो सिरे होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक वो जिस दिन इंसान वोट दे रहा होता है, उसने वोट दिया, लेकिन जब उसका नतीजा देखने में आता है, वो कामयाबी और नाकामी का फैसला करती है। जब हम ये पार्टी कामयाब हो जाती तो हर जो वोट दहिंदा था उसका सीना तन जाता कि मैंने इस पे एतबार किया, इसने मुझे ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कहीं ना कहीं स्टोरेज कर दिया गया है, उनको पार्क कर दिया गया है, लेकिन उनको निकाला नहीं गया है। जुल्फी बुखारी है, कहाँ है? वो चले गए। अब जो है वो जो शहजाद साहब हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इनको तो काम ही नहीं आता था। अरे आपको 4 साल 5 साल पूरी उसका आपको तब मालूम हुआ,
आप विजडम के पूरी दुनिया को आप यूरोप को ज्यादा जानते हैं, अमेरिका को। लेकिन जावेद साहब, आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ ने जो डील की कहीं ना कहीं एक छोटी चीज के ऊपर सेटल हो गए? शायद तहरीक इंसाफ उस वक्त फैसल वाडा साहब को खुद उस नशिस्त से हटा देती है एमएनए की, और फिर जब जाती तो तहरीक इंसाफ के चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि वो बल्दिया की अपनी जो सीट है वो जीत भी सकती की बात कर रहे हैं, ऐसी भोली भाली बातें कर रहे हैं सर। आवाम बोलिए ना सर। आप ये देखें, ये क्या बोल रहे हैं, अभी पीटीआई के एक वजीर क्या कह रहे हैं, 40% हमारे वोट बढ़ गए हैं, 40% हमारी शोहरत, हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है। अब हम 40% पुरानी हुकूमत के मुकाबले में, 18 के मुकाबले में ज्यादा वोट लेने के तो अभी हकदार बन गए हैं। और अभी देखिए आखिर तक ये 1.5 साल जाएगा तो 100% ही ना ले जाए। उन्होंने बताया आदाद शुमार कहां से आ रहे हैं? आदाद शुमार देखें, वो तो ये कहते हैं कि जो चीन में हुआ है बहुत सारी चीजें वीडियो डाल दी गई है, चीजें डाल दी गई हैं, और ये सर्वे आ गया, ये उन्होंने कह दिया। जो मुस्तनद है उनका फरमाया हुआ, जो कह दिया वो सनद है, वही जो है वही हकीकत है। इसके अलावा कोई हकीकत नजर ही तो नहीं आती है। हम कोई पार्टी में तोड़िए, हम सियासी कारकुन के तौर पर बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो हकायक पे बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त कम है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, 2 साल से फैसला महफूज था, अब ये जो फैसला है, इस फैसले की टाइमिंग अगर देखें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेजर जो बिल पास कराए थे सेनेट में वो पास हो गए, लेकिन अब जो दूसरा चैलेंज था कि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, अब इस लॉन्ग मार्च को मजीद फ्यूल मिलेगा इस फैसले के बाद? जो अपोजिशन की जमातें हैं वो ज्यादा ताकतवर होंगी इस फैसले के बाद? भाई ये जो आर्टिफिशियली जो फैब्रिकेटेड जो है रिजल्ट आते हैं, और एक पार्टी जो वो उसके अंदर सेनेट में नहीं है वो फिर भी जीत जाती है। ये इस पर नाज भी किया जाता है कि हमारे लोग तो नहीं थे लेकिन लोग हमें मिल गए, हम बैकडोर से आ गए, हमारी तादाद पूरी हो गई, हम एक से जीत भी गए। काबिल फख्र बात है, ये अफसोस की बात ये कि ये लोग आते कहां से हैं? आप जमहूरियत का ढंढोरा पीटते हैं, इल्जाम आप दूसरे पे लगाते हैं कि गैबी ताकतें जो है आपको वो कर रही हैं। आपका भी तो कोई जमहूरी तरीक़ाकार होना चाहिए, आपको भी तो जो है उसूलों की सियासत करनी चाहिए, आप भी तो कुर्बानी कहीं देनी चाहिए। आपके रिकॉर्ड पे उसूलों की सियासत की आपने बात की, और आप हम इनको नहीं कह रहे हैं। अपोजिशन, पुरानी अपोजिशन, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, इनके बारे में भी कोई अच्छी तारीख। मुझे शेर याद का मिसरा याद आ गया, एक ही सफ में खड़े हुए महमूद और अयाज, तो सारे आज एक ही सफ में खड़े हो गए। अरे भाई बुरा मान जाएंगे, वो कहेंगे महमूद हमें, अयाज के हमारे साथ कैसे खड़ा कर नहीं, वो तो खैर मैं शेर है और शेर तक ही महदूद हम रखते हैं। आखिरी में जो इसके लुगी मायने वो जो जिस अंदाज में चाहे वो निकाल सकते हैं और अखज कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल तो ये है कि फैसल वाडा साहब के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से फैसला सुना दिया गया, 2 साल ताकीर जरूरी, लेकिन अब ये फैसला आ चुका है। इस फैसले की रोशनी में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नहीं, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन जो फिलहाल सूरत हाल नजर आती है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैसल वाडा साहब भरपूर कोशिश कर सकते हैं कि वो इस टाइम को स्ट्रेच करें, लेकिन खान साहब को क्या सूट करता है ये हम सब जानते हैं। क्या कुछ होने जा रहा है फरवरी के महीने में? मार्च की तैयारियां अपने उरूज पे हैं। इस तैयारियों में क्या इस फैसले का असर होगा और अपोजिशन जमातों को इससे मजीद ईंधन मिलेगा अपने आने वाले एहतजाज के लिए? ये भी बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा। जंगी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आज स्टूडियो तशरीफ लाए। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।